जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एक टॉपिक जो बहुत जरूरी है इस एग्जाम में सीएपीएफ में। मतलब आप मेरे एंड से अगर मान के चलो तो ये श्योर मान के चलो कि यहां से एक क्वेश्चन यार आने वाला है। अब वो टॉपिक कौन सा होने वाला है मैं आपको यहां पर दिखा दूं। देखो, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम आप बहुत बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है कि यार मिनरल रॉक्स यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, इसके पीछे का पूरी रिसर्च समझो। जियो साइंटिस्ट 2026 में आपका मेटामॉर्फिक रॉक पर क्वेश्चन आया है। टोटल तीन रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उन्हीं पर घुमा घुमा कर क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो यार, ये अगर बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ रहा होता ना कि बताओ इग्नियस इसमें से कौन सी रॉक है, कौन सी मेटामॉर्फिक है, कौन सी सेडिमेंट्री है, तो शायद मैं इसका डिस्कशन करता भी नहीं, क्योंकि उतना तो आप पढ़ के ही जाते हो, ठीक है। बट अब ये वाली जो सिचुएशन आ रही है ना, जिस टाइप की ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक को भी इन्होंने सोच के देखो कि अंदर फॉलिएशन पूछ रहे हैं, बेंडिंग पूछ रहे हैं। शायद ही यार हम लोग बहुत ज्यादा जो डिटेल में बच्चा जा रहा है या फिर उस पर फोकस कर रहा है वो यहां तक चीजों को ध्यान में रख पाता है। अब यहां पर देखो, इन्होंने ये सीडीएस 2026 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसमें सोच के देखो कि आप में से शायद बहुत बच्चे होंगे यार जो इसके मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप कहीं नहीं पढ़ते हो। आप सिर्फ क्या पढ़ते हो मेटामॉर्फिक में कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, बट इसके अंदर भी मेटामॉर्फिक के अंदर टाइप्स हैं, डायनामिक है, कॉन्टेक्ट है, रीजनल है। तो ये सारी चीजें ना मैं आज आपको ऐसे कंक्रीट तरीके से तैयार करा दूंगा कि एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलो, 67। अब देखो, अब मैं इनके सबके आंसर आपसे एक एक करके जानूंगा, टेंशन मत लो, हम सबके आंसर करेंगे। अभी बस ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये पेपर में आने वाला है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। अब देखो, सीडीएस में 126 में और यहां पर भी 126 में, मतलब सीडीएस में दो क्वेश्चन आ गए हैं। मैं एक की बात कर रहा हूं, आप देखो कि दो दो क्वेश्चन पूछ लिए यहां पर, दो क्वेश्चन पूछ लिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, अब देखो एनडीए में भी यार, एनडीए में भी दो बार क्वेश्चन आया है। यहां पर सेडिमेंट्री रॉक का एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने और यहां पर भी एनडीए 2026 में मेटामॉर्फिज्म का। कंक्लूजन मेरा सबसे पहला आपके साथ ये है कि यार इस चैप्टर को ध्यान से तैयार कर लेना। पूरी इस समय फिजिकल ज्योग्राफी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब इतने क्वेश्चन आपके एक एक एग्जाम में दो दो क्वेश्चन तो मैंने शायद ही किसी टॉपिक के देखे हों, ठीक है। आप ये रेडी कर लेना। उसके बाद अगर आप कहो कि सर ये तो 26 का ट्रेंड है, क्या 25 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, तो सर बिल्कुल आप देखोगे सीडीएस के 2025 के टू में क्वेश्चन देखने को मिला, सीडीएस के 125 में, मतलब पूरी एक क्रोनोलॉजी देख रहे हो, 125, 225, 126, और ये आगे भी रिपीट होगा। इधर आ जाओ, एनडीए 22025 में भी देखने को मिला, ठीक है। अब देखो सीएपीएफ में अगर आप मुझसे पूछोगे कि लास्ट ईयर क्या सर सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, तो यार ये एक अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है कि उस समय तो नहीं आया था सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन नहीं आया। बट आप नोटिस करोगे ये ट्रेंड फॉलो हो रहा था। 23 में क्वेश्चन देखने को मिला, 24 में क्वेश्चन आया हमारा, 25 में नहीं आया। बट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 25 में नहीं आया ना तो एक साल इन्होंने ब्रेक लिया है और अब 26 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एनडीए 2025 में देखो फिर से यहां पर दो क्वेश्चन देखने को मिले, तो यहां से क्वेश्चन तो आने वाला है। ये पहली चीज आपको अब एकदम ध्यान रहना चाहिए कि यार ये चैप्टर तो मतलब कुछ भी हो जाए करके जाना ही जाना है। अब सबसे पहले एक चीज मुझे बता दो कि आपके पास इसकी पीडीएफ है इस चैप्टर की, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे होंगे जिसकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर मिसिंग होगा। फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है आपका, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये वाला चैप्टर। मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप सबके पास ये चैप्टर है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, बस। ठीक है, यस यस। प्लीज सब पार्टिसिपेट करो यार, कहीं कुछ कमी होगी मैं पूरी करके दूंगा। ठीक है, सबके पास है, ठीक है। क्योंकि नई एनसीईआरटी में यार ये चैप्टर हटा दिया है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी गुमराह हैं, ठीक है। उनको उनको पता ही नहीं कि ये पूछ कहां से रहा है। मतलब मैंने जब ये क्वेश्चन दिया था, अभी आपको दिन में एक क्वेश्चन दिया था, उनको मालूम ही नहीं कि यार ये टेबल कौन सी पूछ ली, कहां से पूछ ली, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अच्छा जो नो बोल रहे हैं ना उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इधर उधर मत जाओ, एनसीईआरटी की कोई भी चीज मिसिंग है अपने अचीव सीएपीएफ के एप्लीकेशन पर जाना। अचीव सीएपीएफ के एप्लीकेशन पे आपको सारी एनसीईआरटी की बुक, नई भी पुरानी भी, वहां देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना।
आप इधर उधर अगर कहीं से डाउनलोड करोगे ना, तो ज्यादातर हर जगह ना आपको नई एनसीईआरटी मिलेंगी। तो ज्यादा सिंपल है, वहां पर जाओ, ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएंगी अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, जिसके पास भी ये चैप्टर होगा, बहुत सारे चैप्टर में एक तो ये वाली टेबल मिसिंग है, ठीक है। देख लेना अपनी एनसीईआरटी में कि ये वाली टेबल गिवन है या नहीं है, क्योंकि ये भी चैप्टर ना बार बार रिफ्रेश किया गया था। तो एक किसी की बुक में होगा ये चैप्टर, पर ये मिसिंग होगा। किसी की बुक में ये वाला चैप्टर होगा तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग होगी, ठीक है। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी मिसिंग हो सकती है, चैप्टर तो होगा पर ये मिसिंग हो सकता है, या फिर ये मिसिंग हो सकते हैं सम मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो तीन चीजें एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपकी बुक में है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक। चलो, अब देखो, इस चैप्टर में ना क्वेश्चंस थोड़े से मैं एक चीज और बताऊं, देखो एंड एक 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 ट्रेंड और आप मुझे मुझे आपको समझाना है। देखो 2025 में ना एक ट्रेंड चल रहा था इसी चैप्टर का। वो ट्रेंड था ये, सम मेजर मिनरल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे ना मेजर मिनरल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे थे, तो ऐसे ना 6 मिनरल्स हैं। उन 6 मिनरल्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, जैसे कि फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबॉल है, माइका है और ओलिविन है। आपके सीडीएस 2025 में भी इसका क्वेश्चन आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एनडीए 2025 में भी क्वेश्चन आया था। ये 25 का ट्रेंड है। तो ये वाला ट्रेंड भी हमें तैयार करना है, ठीक है। तो इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। पर सबसे पहले इस चैप्टर के सबसे कोर पार्ट जो 26 में बिल्कुल फेमस चल रहा है, उससे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। और हमारा डिस्कशन शुरू होगा रॉक के 3 पार्ट से। अब देखो, रॉक के हमारे 3 पार्ट हैं। यहां से एक सिंपल डिस्कशन शुरू हो रहा है कि एक इग्नियस है, एक सेडिमेंट्री है और एक मेटामॉर्फिक है। अब यार अगर इग्नियस की बात करें, तो इग्नियस कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जो मैग्मा है, जो लावा है, जो अर्थ के अंदर से निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो लावा जब अर्थ पर आकर ठंडा हो जा रहा है, तो उसी को, मतलब उसी रॉक को हम इग्नियस रॉक बोल रहे हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो मैग्मा आ रहा है अर्थ के अंदर से, वो कहां से आ रहा है, जरा मुझे उसका आंसर बता के दिखाओ कि वो लिथोस्फेयर से आ रहा है, या फिर कोर से आ रहा है, एस्थेनोस्फेयर से आ रहा है, कहां से आ रहा है? सही से बताना। प्रियंका, लिथोस्फेयर नहीं है वो, मैग्मा का एक सोर्स एरिया है। सर एस्थेनोस्फेयर। एस्टेनोस्फेयर, हाँ। कमेंट में बताओ, ठीक है, वॉइस में नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे सुन लेंगे तो फिर चीटिंग करेंगे। एस्थेनोस्फेयर, ये याद रखना, ठीक है। वॉल्केनो का जो कोर एरिया है, मतलब जहां से वॉल्केनोज आ रहे हैं, वो एस्थेनोस्फेयर है। और कभी वो अर्थक्वेक को रिलेट कराए तो अर्थक्वेक को लिथोस्फेयर से कनेक्ट करना। ये कीवर्ड्स हैं, अर्थक्वेक, लिथोस्फेयर और वॉल्केनो, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। चलो, तो हमारा जो सोर्स एरिया है इग्नियस रॉक के लिए वो एस्थेनोस्फेयर है। वहां से मैग्मा निकल कर आ रहा है, अर्थ पर ठंडा हो जा रहा है और वो रॉक बना दे रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दो। एनडीए 1 2011 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रॉक? प्राइमरी रॉक कौन सी है? बहुत बढ़िया, इग्नियस रॉक, सिंपल है। अभी हमने देख लिया। अगर वो गलती से एग्जाम में कहते प्राइमरी रॉक बता दो, पेरेंट रॉक बता दो, सबका आंसर इग्नियस होगा, प्राइमरी हो पेरेंट हो, ठीक है। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था एनडीए 2023 का, थोड़ा सा परेशान करने वाला था। पर अगर आपको यह पता है कि एस्टेनोस्फेयर से मैग्मा निकल रहा है और वहां से ये रॉक बन रही है, तो इसका आंसर आप क्लियरली कर दोगे। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोवाइड्स एन इंटरनल सोर्स, रेडियो एक्टिव डीके प्रोवाइड्स एन इंटरनल सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ, दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव डीके है, जो हीट जनरेट हो रही है, उससे कौन सी टाइप की रॉक बन रही है? इग्नियस रॉक बन रही है, ठीक है। जो इग्नियस रॉक है वही है सोर्स, उसी का सोर्स है ये डीके, अंदर की जो हीट है अर्थ की, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो, ये सिंपल है, ये मैग्मा और ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। अब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट यहां से शुरू होता है ना दोस्त, वो शुरू होता है यहां पर। अब थोड़ी सी यहां पर ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ चीजें देता भी रहूंगा आपको, वो नोट करते रहना। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इग्नियस अंदर से लावा आ रहा है और बन रही है। अब यहां पर समझना, इग्नियस को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इंट्रूसिव रॉक और एक है एक्सट्रूसिव रॉक। ये समझना कि इग्नियस रॉक कभी भी वो रॉक नहीं है जो सिर्फ बाहर लावा आकर ठंडा हो जा रहा है और रॉक बना दे रहा है, नहीं। वो इंट्रूसिव भी इग्नियस रॉक में काउंट हो रही है और एक्सट्रूसिव भी काउंट हो रही है। अब हमारे लिए सबसे जरूरी जानना क्या है ना, एग्जाम में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये लोग ना, देखो, इग्नियस रॉक में बनते हैं क्रिस्टल। ये ध्यान से सुनना और समझना, इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स बनते हैं। अब वो क्रिस्टल का जो साइज होता है ना, वो क्रिस्टल का साइज कहां बड़ा है और कहां छोटा है, यूपीएससी का फोकस वहां है।
मुझे बताओ कि यू जो क्रिस्टल का साइज है वो इग्नि इंट्रूसिव में छोटा होगा या एक्सक्लूसिव में बड़ा होगा, इसका रिलेशन बता दो। पता है किसी को? इंट्रूसिव बड़ा होगा, इंट्रूसिव लार्ज होगा, इंट्रूसिव बिग बिग होगा। ठीक है। देखो समझो, यहां पर समझने वाली चीज है। जब जो मैग्मा है, ध्यान रखना, जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही कहीं ठंडा हो जाए, जब मैग्मा अर्थ के अंदर कहीं ठंडा होगा तो वो लार्ज ग्रेन्स बनाएगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा और वो लार्ज ग्रेन्स बनाएगा। जब मैग्मा एक्सट्रूसिव ठंडा हो रहा होगा तो वो बड़े ग्रेन्स बना रहा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहां पर आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा देख लेते हैं। इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स ऑफ अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें हटाते हैं। इफ मोल्टन मटेरियल कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। ये लाइन याद रखना। अगर वो अंदर ठंडा हो रहा है, और देखो, ये अंदर जब ठंडा होगा तो बहुत स्लो ठंडा हो रहा होगा, कूल बहुत स्लोली हो रहा होगा, और जब वो बाहर ओपन सरफेस में हो रहा होगा तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा होगा। तो ये एक कॉमन सेंस है। ओपनली तो मतलब वो एटमोस्फेयर में बहुत ओपन है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो चीज जल्दी ठंडी हो रही है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो ग्रेन्स वहां बड़े नहीं हैं, छोटे हैं बाहर एक्सट्रूसिव में, और इंट्रूसिव में बड़े ग्रेन्स हैं। सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना, इसे आप भी ग्रीन से मार्क कर लो, नहीं तो लिख लो नोट्स में। इसी पर बेस्ड ना एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर मुझे करके बताओ। एनडीए 2014 का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया आपका। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। मिनरल्स जो है स्लो कूलिंग से बन रहे हैं। और वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। इसका आंसर बताओ। बोथ करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब यहां पर ये स्टेटमेंट वाला पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो यहां पर ना इन्होंने थोड़ा सा एक चीज और समझना, ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है बट ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है यार। मतलब आप जो ए मार्क कर रहे हो ना, वो उस चीज को समझो कि ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही है, कि वो एक चीज को दूसरी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो यहां तक इस चीज को याद रखना बस। ठीक है, चलो। उसके बाद यहां पर कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, मैं आपको वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले दो तीन चीज और मुझे आपको बतानी है। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना कि कौन सा एक्सट्रूसिव है और कौन सा इंट्रूसिव रॉक। अब कुछ इंफॉर्मेशन ना आपकी जीसी लियोंग में है, मैं जीसी लियोंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फैलाई हुई इंफॉर्मेशन है। आप बस ये वाली एक जो बॉक्स है ना, एक टेबल, ये आप इसको याद रखो बस। इंट्रूसिव में ना देखो, जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, अब देखो यार, ये लोग जब इतना इतना इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि कल ये आपसे हाइपर बसाल और प्लूटोनिक का भी वो डिफरेंस पूछ लेंगे। तो एक तो ये याद रखना, जो इंट्रूसिव रॉक में बहुत अंदर जाकर रॉक मिलती हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, उन्हें हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। और उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। वहीं कुछ रॉक जो है अंदर तो मिल रही हैं पर सरफेस के आसपास ही मिल जा रही हैं, वो बहुत अंदर नहीं है, वो सरफेस के आसपास है, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? गैब्रू। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, इनके एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन में दिए होंगे आपसे। ठीक है। उसके बाद अगर ये अंदर है, मैग्मा कूल्स बहुत स्लोली करेगा और ग्रेन्स यहां पर लार्ज बनाएगा। एग्जाम्पल याद रखो ग्रेनाइट। यहां पर अभी एक स्टेटमेंट देगा, ग्रेनाइट आर इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, अगर वो कल एक्सट्रूसिव कहता है तुरंत समझना कि गड़बड़ कर रहा है। तो ग्रेनाइट क्या है? इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूसिव में आपकी वॉल्केनो रॉक्स होती हैं, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, मिनरल ग्रेन्स यहां पर बहुत छोटे बनते हैं। एग्जाम्पल में आपका बसाल्ट है। अब ये दो एग्जाम्पल अगर आपने याद रखे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं इसका फायदा। एक सेकेंड, क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है, विजिबल है? सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन। अभी पहले दो स्टेटमेंट को भूल जाओ क्योंकि वो सेडिमेंट्री की बात कर रहा है। आप मुझे बताओ कि ये थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं या नहीं है। दोनों सही है तो बोथ कर देना। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से। बोथ सही है। ठीक है, अब देखो ये वही नॉलेज है जो वहां से अभी हमने पकड़ी है कि ग्रेनाइट क्या है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। अब देखो यार, इग्नियस रॉक तो समझ में आ रहा है, पर ये जो प्लूटोनिक टर्म है, आप में से बहुत बच्चे परेशान हो जाओगे, अभी तो समझ में आ जाएंगी चीजें कि प्लूटोनिक क्या है। ये ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये परेशान करते हैं यूपीएससी में।
अभी ऊपर आप देखोगे, ये देखो नॉन क्लास्टिक, ये क्लास्टिक, ये क्लास्टिक वर्ड भी, अगर ये क्लास्टिक वर्ड से भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लास्टिक का मतलब क्या है, प्लूटोनिक का क्या है। तो प्लूटोनिक कुछ नहीं है, इंट्रूसिव रॉक की बात हो रही है, प्लूटोनिक रॉक। अभी मैंने एक हाइपर बसाल बताया था, तो कल अगर उसने वो दे दिया स्टेटमेंट में, तो पता होना चाहिए कि हाइपर बसाल भी इंट्रूसिव रॉक है, बट वो अर्थ के सरफेस की बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल क्लोज है। तो यहां से ये चीज सही है, थर्ड स्टेटमेंट, ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ये सही है, ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक, और बेसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी सही है। अब देखो इसी यही एक स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपका सीडीएस 2026 का जो अभी पेपर हुआ है वहां पर भी दिया हुआ था, और इन्होंने यहां पर इसको गड़बड़ की हुई थी। देखो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन, नहीं ये वाला नहीं, बी वाला, हाँ बी स्टेटमेंट है, बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यहां पर इन्होंने बी स्टेटमेंट दे रखा है। वही जो बसाल्ट का इधर एक्सक्लूसिव कर रखा था, इसको इंट्रूसिव कर दिया। ऐसे यूपीएससी आपको स्विच कर देती है। तो बी स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बता दो सीडीएस 1 2026 का, क्या बसाल्ट इंट्रूसिव है? रॉन्ग है, ठीक है, यहां तक चीजें बिल्कुल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो ठीक है, बस देखो अब इधर ना, बस ये आपको ना ग्रेन्स का साइज समझना है, मतलब वो ना ग्रेन्स के साइज पर ही परेशान करेंगे, दूसरा इसके एग्जाम्पल पर परेशान करेंगे। 23 में ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। ये आपका यहां पर ये दूसरा स्टेज हो गया, एक आपने इसमें बेसिक पढ़ लिया इग्नियस का बेसिक, दूसरा ये एक एडवांस स्टेज था इग्नियस का, जिसमें हमने ग्रेन्स का साइज पढ़ा। तीसरा है हमारा ये एग्जाम्पल्स, कि आपको इनके एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए कि कौन सा इग्नियस है और कौन सा सेडिमेंट्री और कौन सा मेटामॉर्फिक, क्योंकि इस पर तो मतलब उन्होंने 4 5 क्वेश्चंस उठा उठाकर पूछे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इसमें से कौन सी इग्नियस रॉक है, मुझे आंसर बताओ। सी है, इग्नियस है, ठीक है, चलो यहां तक हो गया। उसके बाद देखो, अब ये तो चलो आप यहां ग्रेनाइट तक रुक गए। हमेशा ध्यान रखना जो अदर ऑप्शन है कल वो आपके क्वेश्चन में दिख जाएंगे, जैसे मार्बल है, हेलाइट है, शेल है, ये आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या सेडिमेंट्री है, ठीक है। अब जैसे हेलाइट है, आपने हेलाइट शायद नहीं सुना होगा, हेलाइट बताओ इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या सेडिमेंट्री है, की टर्म इस्तेमाल करना, IMS करके कुछ भी, ठीक है, सेडी, हाइलाइट्स बन रही है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, याद रखना, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे। अब ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला एग्जाम में, एग्जामिनर पूछेगा कि हेलाइट आपका केमिकली प्रिपेयर्ड है, या फिर ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड है, या फिर मैकेनिकली प्रिपेयर्ड है, किस टाइप का है ये बताओ। हेलाइट केमिकली। केमिकली, ठीक है, मतलब इन डेप्थ में पढ़ी हैं चीजें, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इसके इस पर भी आएंगे जब सेडिमेंट्री करेंगे, जो नहीं कर पा रहा है टेंशन मत लो, उधर भी चलेंगे अभी, वो सारे याद कराऊंगा मैं आपको। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है, आंसर बता दो। डी नहीं है, ठीक है, ठीक है, बस इसमें ना एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ध्यान रखना, जब भी ये कर रहे हो कनेक्ट करो, ग्रेनाइट इंट्रूसिव है, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव है, गैब्रू हाइपर बसाल है, नीश किस टाइप का रॉक है, मेटामॉर्फिक है, नीश किससे बन रहा है, ग्रेनाइट से कन्वर्ट होकर नीच बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें कनेक्टिविटी डेवलप करनी है आपको। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इसका आंसर बताओ। स्लेट है, इग्नियस रॉक नहीं है। अब आप देखोगे एक एक जो चीज देखोगे यहां पर कॉमन, बार बार इनका ना फोकस ग्रेनाइट बसाल्ट गबरू, हर एग्जांपल में ग्रेनाइट बसाल्ट गबरू, ग्रेनाइट बसाल्ट गबरू, बाकी एक ही चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको तो मतलब रट लेना एक तरीके से, याद तो होगा आप में से, पर जो नहीं है मिस कर रहा है तो उसको ध्यान रखो कि ग्रेनाइट बसाल्ट और गबरू। अब इसका आंसर बता दो, इसका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इग्नियस, डोलोमाइट, ठीक है। यूपीएससी का ट्रैप देखो, बार बार नोट पे आपको फोकस करने के लिए बोल रहा है, गलती से भी ऐसा मत करना कि एग्जाम में नोट वाला मिस कर जाओ वहां पर, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, यहां पर भी एक बार बता दो, ठीक है, बी है नीस। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें ना एक स्टेप और अगर ये गलती से आगे बढ़ जाए, मान लो
तो मैं आपको ना ये इंफोग्राफिक है, ये आपको कल आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कुछ जो रॉक्स है ना igneous वाली, तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जैसे यहां पर मैं देख रहा था, जैसे टफ वाला है ये एक एग्जांपल। ठीक है, ये टफ है। ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बनता है। जो धूल मिट्टी निकल रही होती है रॉक में से, उस जो हमारा मैग्मा होता है, लावा होता है, उसका जो मटेरियल होता है, ऐश होता है, जो उसकी धूल मिट्टी होती है, उससे बनकर हमारा टफ यहां पर बन रहा होता है। तो इनकी ना कुछ फॉर्मेशन पर भी थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे बढ़ के चले जाना, क्योंकि वो कल स्टेटमेंट दे सकता है। उसने टफ पर पूछ लिया, पर वो कल थोड़ा सा आगे जाकर भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबके एग्जांपल दे दिए फोटो के साथ। ग्रेनाइट है, गबरू है, प्यूमिस है, टफ है, पिगमाइट है, ब्रेशिया है, बसाल्ट है। ये आपको मैं फोटो दे दूंगा टेलीग्राम में, इसको याद कर लेना। ठीक, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो इग्नियस को हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। अब आ जाओ सेडिमेंट्री पे। ठीक है, अब देखो इग्नियस में भी ना, अगर आपने ये चीज कहीं पर लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, कुछ कीवर्ड और याद रखना। जैसे कि इग्नियस में फोसिल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट कल देगा, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद ये इग्नियस रॉक कोई लेयर्स में नहीं देखने को मिलती। कहीं अगर वो कल स्टेटमेंट दे देना कि इग्नियस रॉक लेयर्स में मिलती है, नहीं। इग्नियस का जो कीवर्ड है ना, अगर मैं कहूं कि इसका एक कीवर्ड, एक टर्म में आप डिफाइन करोगे इग्नियस को, तो मतलब वहां पे वो वर्ड याद रखना, क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये सारा फोकस क्रिस्टल पे है, यूपीएससी का फोकस क्रिस्टल पर है। उनके जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे कल, वो क्रिस्टल के नाम पर ही बन रहे होंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब आ जाओ सेडिमेंट्री में। अब सेडिमेंट्री का बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता है कि भाई जो इग्नियस रॉक है वो धीरे धीरे वेदर्ड होगी, वो इरोड होगी, टूटना शुरू हो जाएगी, और वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे कहीं इकट्ठा होकर जमना शुरू हो जाएगा। तो अब जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे जब जमेगा, ठीक है, तो उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस को यहां पर देखो, ये रॉक जो है एक्सपोज हुई, डेन्यूड हुई, टूटी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुई, और एक जगह जाकर कहीं कॉम्पैक्ट हो गई। ठीक है, कहीं कॉम्पैक्ट हो गई। अब ये कॉम्पैक्ट जब हुई ना, इस पूरे प्रोसेस का नाम याद रखना, वो ज्यादा जरूरी है। अब वो क्या नाम है आपका? वो है आपका लिथिफिकेशन। ये वर्ड याद रखना, लिथिफिकेशन, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आया है आपका एनडीए 2026 के अभी रिसेंट वाले क्वेश्चन में। आंसर बता दो, मैंने तो बता ही दिया आपको। लूज सेडिमेंट आर ट्रांसफर्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉम्पैक्शन हो रहा है, इसका जो की टर्म है हमारा लिथिफिकेशन है। जैसे मैंने क्रिस्टलाइन नेचर बताया था इग्नियस में, सेडिमेंट्री में आपको लिथिफिकेशन याद रखना है। ये याद रहेगा? ठीक है। अब देखो यहां पर ये इसका बेसिक पार्ट था। अब इसके बाद जो इसका एडवांस पार्ट है ना, जहां पर ये लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यार आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिकल फॉर्म्ड है, कौन सा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, और कौन सा केमिकल फॉर्म्ड है। ये एकदम रट लेना इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस। अब यहां मेरा कुछ ऐसा बताने वाला चीज नहीं है, ठीक है, मैं बस टर्म्स को रिपीट कर रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छा है कि इनको रट लेना। मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ कि देखता हूं आपको कितनों के आंसर पता है। चलो, इसका आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? कौन सी सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है? बता दो आंसर। कोई कह रहा है ए, रघुवीर। जिसने ए कहा उसका समझो कि कंफ्यूजन है शेल और स्लेट के बनने के प्रोसेस में। ठीक है, देवेश बिल्कुल सही है, स्लेट। बी इज ऑर्गेनिक। ठीक है, जहां अभी पोरस एक स्टेप आगे मत जाओ। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसका स्लेट है। ठीक है, वो बाकी सारे ग्रुप से अलग है क्योंकि वो मेटामॉर्फिक है। चलो अब अगले का आंसर बता दो, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक? कौन सा सेडिमेंट्री है इसमें से? ठीक है, सिंपल है, शेल है हमारा। ठीक है, चलो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे एग्जांपल बेस्ड है। चलो, उसके बाद इसका बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली? कौन सी मैकेनिकली नहीं बन रही है? कौन सी मैकेनिकली नहीं बन रही है? ठीक है, क्या है? गेजराइट। क्योंकि गेजराइट किस तरीके से बन रही है अगर मैकेनिकली नहीं बन रही है तो? देविंदर म्यूट कर लेना। ऑर्गेनिक है, सही है। जो नहीं बन रही है और जिस तरीके से बन रही है वो भी आपको याद रखना है। तो ये याद रहेगा, सीडीएस 2022 में पूछा।
उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सीएपीएफ 2012 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सैंडस्टोन है। ठीक है, मतलब ये अभी वही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनिकली है, कौन सी मैकेनिकली है, कौन सी मैकेन केमिकली है। तो बस अभी बस आपको ना इसके एग्जाम्पल पर फोकस करना है, यहां पर जो मेन चीज है। ठीक है, ये एग्जाम्पल पर फोकस करना है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे यूपीएससी का ना एक पैटर्न होता है। जैसे अभी आपने देखा एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड को उठाकर पूछ रही है कि कौन सी मैकेनिकली है, कौन सी ऑर्गेनिकली है, कौन सी केमिकली है। अब फ्यूचर में जब वो क्वेश्चन को एक स्टेज और आगे बढ़ाएगी ना, तो वो मैच कराएगी, वो सारी रॉक एक तरफ दे देगी और फॉर्मेशन एक तरफ दे देगी। तो अब यूपीएससी का अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा हमारे एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये इसका एक नया फॉर्म है, चर्ट गेजराइट शेल। कौन सा फॉर्मेशन किसके साथ सही मैच्ड है? सही आंसर बता दो। अब ये इन्होंने एक स्टेज डिफिकल्ट बना दिया इसको। सब सही है? सही सही बताना, मुझे रटे हुए नहीं है। तुम लोगों पर ही भरोसा कर रहा हूं मैं। ठीक है। ऋत्विक, निदा, सौरभ, बहुत बढ़िया यार। बी, मतलब चैप्टर तैयार किया हुआ है बहुत अच्छे यार। जंग में आगे चल रहे हो। बैनर्जी जी ऑल बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट है यहां तक। ये एक तरीका समझ में आ गया। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इसका आंसर मुझे बताओ सबसे पहले, तो इसका अब आंसर बताओ। सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछने का तरीका देखो, यूपीएससी सीएपीएफ में अपना स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाती है। सबसे पहले तो आंसर बताओ क्या है इसमें। बी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ का है डी। देवेश डी। डी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, डी अगर है, 1 3 4, देखो 3 और 4 तो मैंने पहले ही बता दिया था। 1 आपने सही बताया। 2 में गड़बड़ क्या है ये बताओ। 2 में गड़बड़ क्या है? प्रियंका, 3 4 सही है, 1 2 नहीं पता। मैं बताता हूँ 1 2 में भी क्या क्या चीज चेंजेस है। सूरज, मेटामॉर्फिक है, बिल्कुल सही है। ऋत्विक कह रहा है पायरोप्लास्टिक। स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक। रितेश का कहना है, ठीक है, आप सब लोग बताओ एक बार, क्योंकि मैं यहां से ना एक नई चीज आपको, जो यूपीएससी कल आपको छेड़ परेशान करेगी ना, वो आपको मैं यहां पर ओपन करके दिखाऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है ये बता दो। ठीक है, सबका कहना है कि स्लेट यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक होगी, यहां यहां सेडिमेंट्री नहीं होगी। यहां जो इन्होंने कहा है कि स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ये यहां पर इनका यहां पर ये कहना है कि स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब यार, अच्छा ये बताओ कि यहां पर ये क्लास्टिक जो वर्ड इन्होंने कहा है, ये नॉन क्लास्टिक कहा है, ये चीज समझ में आ रही है ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक, क्योंकि अगला कंफ्यूजन इनका क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक पर ही होगा। देखो मैं यहां पर ये क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक का कंफ्यूजन दूर करता हूं। क्लास्टिक का मतलब है आपका जो रॉक आपकी मैकेनिकली फॉर्म्ड है, ध्यान में रखना, जो रॉक्स आपकी मैकेनिकली फॉर्म्ड है वो आपकी क्लास्टिक में आ जाएंगी। तो यहां पर इन्होंने जो एग्जांपल दिया है ना, कॉन्ग्लोमेरेट्स आर द क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ये कहना चाह रहा है कि ये मैकेनिकली फॉर्म्ड हो रही है। क्वेश्चन विजिबल होगा आपको, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट आर मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात ध्यान में रखना। और ये स्लेट जो इसने कहा है नॉन क्लास्टिक, ये मैकेनिकली नहीं है। ठीक है, हालांकि यहां तो इन्होंने गड़बड़ सेडिमेंट्री में ही कर दी, ये तो मेटामॉर्फिक होगा। पर मैं कहता हूं कि ये कल सही भी कर दे, इस स्लेट की जगह शेल कर दे, ठीक है, जो कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। और यहां पर कर दे कि शेल इज अ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो क्या शेल, शेल तो चलो हाँ, शेल तो मैकेनिकली फॉर्म्ड है, यानी कि क्लास्टिक है, बिल्कुल सही। अब मेरा आपसे सवाल है, देखो मेरा आपसे क्या सवाल है, मुझे बताना ये मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। यहां स्लेट की जगह, मान के चलो, इस स्लेट की जगह आपने कहा कि ये मेटामॉर्फिक है, मैं स्लेट की जगह शेल कर देता हूं। क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा अगर मैं इसे यहां सेडिमेंट्री की जगह, इस ये सेडिमेंट्री में स्लेट की जगह शेल कर दूं, क्या ये सही हो जाएगा? प्रियंका कह रही है। सर ये नॉन क्लास्टिक, सर नॉन क्लास्टिक वर्ड को सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। हाँ मैं करता हूं क्योंकि सारा कंफ्यूजन वहीं बनेगा। अब ध्यान से समझो।
ये पहला कंफ्यूजन है कि स्लेट, ये तो गलती इन्होंने की है कि स्लेट सेडिमेंट्री नहीं है, मेटामॉर्फिक है। मैं कहता हूं कि ये स्लेट की जगह कोई सेडिमेंट्री का ही एग्जांपल रख दे, जैसे कि शेल रख दें, जो जो सेडिमेंट्री है। ये तब भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ध्यान में रखना, इसने कहा है नॉन क्लास्टिक। नॉन क्लास्टिक जैसे ये कह रहा है ना, नॉन क्लास्टिक कहने का मतलब है कि ये मैकेनिकली फॉर्म्ड नहीं है। अपनी एनसीईआरटी में ऐड करना, क्लास्टिक मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड, क्लास्टिक मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड, और नॉन क्लास्टिक मतलब या तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होगी या केमिकली फॉर्म्ड होगी। ठीक है, ये वाला चीज थोड़ा सा नया है, पीवाईक्यूज में है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो शेल जो है आपका सेडिमेंट्री है और क्लास्टिक भी है। तो कल अगर यहां पर ये स्लेट की जगह शेल कर दे, तो यहां पर ध्यान रखना गड़बड़ यहां है, क्योंकि शेल आपका क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, ना कि नॉन क्लास्टिक। ये क्लियर है क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक वाली चीज? क्योंकि ये एग्जांपल तो आपको क्लियर होंगे, बट ये क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक आपको कंफ्यूज करेगा। ये बताओ, ये क्लियर है तो? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसलिए समझना जरूरी है दोस्त कि यार ये सीएपीएफ का कॉन्सेप्ट है, और सीएपीएफ तो मतलब वो, अब वो सिंपल वाले एग्जांपल नहीं पूछती है, वो स्टेटमेंट में घुसकर पूछती है। ठीक है। और सीडीएस के तो ज्योग्राफी इस बार मतलब आप, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा ज्योग्राफी का पेपर देख के। ठीक है, अगर अच्छी खासी लेवल की तैयारी है तो फिर यार ज्योग्राफी मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी मैंने थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ग्रेनाइट बसाल्ट आपको बता दिए, ये सारे इन डेप्थ जाकर चारों के चारों स्टेटमेंट है। चलो, अब देखो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया है सेडिमेंट्री। मैं आगे बढ़ता हूं, मेटामॉर्फिक रॉक। अब अगर कोई मुझसे कहे कि इन तीनों रॉक में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी रॉक है, तो भाई मेटामॉर्फिक रॉक है। इस साल जो आपके पेपर में देखोगे, जो क्वेश्चन आए हैं सीडीएस में भी और सीजीएस में भी, मेटामॉर्फिक पर थोड़े से मतलब ज्यादा क्वेश्चन है। यहां पर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आए, यहां मेटामॉर्फिक है, यहां मेटामॉर्फिक है, यहां मेटामॉर्फिक है, यहां इग्नियस है, और यहां सेडिमेंट्री है। मतलब टोटल 5 में से 3 क्वेश्चन तो मेटामॉर्फिक पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अपना पूरा फोकस बनाना, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको देखो मेटामॉर्फिक में कुछ नहीं है डेफिनेशन में, सिंपल है, चेंज हो रहा है, एक फॉर्म का चेंज हो रहा है, मतलब जो रॉक है वो चेंज हो रही है। उस चेंज में दो तीन चीजें हैं, जैसे कि प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, पीवीटी चेंजेस हो रहे हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इतना याद है तो आप इसका थोड़ा सा आंसर मुझे बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म? कौन सा मेटामॉर्फिज्म का एजेंट नहीं है? ठीक है, देखो जो जो ये डी मार रहे हैं ना सॉल्यूशन, मैं कहता हूं कि मेरे को कंफ्यूजन है कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने मेटामॉर्फिज्म में हीट और कंप्रेशन, मतलब हीट और प्रेशर को ही ज्यादा फोकस दिया है। बट याद रखना दोस्त, पहली चीज सॉल्यूशन हटा दो दिमाग से। अगर डीकम्पोजिशन कह रहा है तो डीकम्पोजिशन तो कहीं से कहीं तक मेटामॉर्फिक का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, डीकम्पोजिशन मतलब आप देखो ना, मेटामॉर्फिक में रॉक में चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर और हीट की वजह से उसमें क्रिस्टल रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। और कहाँ डीकम्पोजिशन कि वो उसका जो रॉक है वो टूट रही है, वो ब्रेक हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो ये तो कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। जबकि मैं कहता हूं सॉल्यूशन आपको ना समझ में आए, ठीक है, ये तो समझो कि आंसर इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब सॉल्यूशन जो मार्क कर रहे हैं वो समझो कि सॉल्यूशन में वो जो अंदर छुपी हुई चीज है ना, वो कहना चाह रहा है कि ये केमिकली, मतलब यहां पर कुछ केमिकल का लोचा है नहीं है। मेटामॉर्फिक्स में कुछ केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? तो अभी आप जब मेटामॉर्फिक के थोड़े से पार्ट में जाओगे, तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म देखोगे, तो वहां आपको दिखेगा कि कैसे मैग्मा के थ्रू केमिकली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो यार ये वाला जो एक नई चीज है सॉल्यूशन, जिसने भी गलत किया ध्यान रखना, ये मेटामॉर्फिज्म के एजेंट हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, अब देखो यहां पर एक चीज समझना। अब जो मेटामॉर्फिज्म का जो डिफरेंस है, जो बेस है डिफरेंस का, वो इस पर निर्भर करता है कि वो जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, रॉक में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं। क्या उसके अंदर कोई केमिकल लोचा हो रहा है, या केमिकल के बिना कोई फिजिकल तरीके से वो चीज चेंज हो रही है। ठीक है, अब चेंज में भी ना देखो ये याद रखना, बहुत अच्छी लाइन यहां पर इन्होंने की है
कि व्हेन रॉक आर फॉर्म डाउन टू लोअर लेवल, रॉक में कुछ चेंज हो रहे हैं। अब वो चेंजेस या तो टेक्टोनिक प्रोसेस से हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है ध्यान से समझना, या तो वो टेक्टोनिक प्रोसेस हो सकती है, या फिर मोल्टन मैग्मा जब ऊपर आ रहा है तो उसके कांटेक्ट में अगर रॉक आ गई तो वहां कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर तीसरा जो अंडरलाइंग रॉक है उस पर किसी तरीके का कोई दबाव दबाव पड़ जाए। ये दो तीन तरीके हैं, और इसी तरीके से ना हमारी जो रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक वो डिवाइड होगी। अब आपको याद रखना है, एक तो ध्यान रखना मेटामॉर्फिक में जो कीवर्ड है आपका है वो है रिक्रिस्टलाइजेशन। वो क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन। इग्नियस में क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है, इग्नियस में क्रिस्टलाइजेशन था, सेडिमेंट्री में आपका लिथिफिकेशन था, और यहां आपका रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। मैं इस पर आऊं इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा पता रहे कि आपको ये दो तीन स्टेटमेंट, 24th क्वेश्चन है, इसका मुझे थोड़ा सा आंसर बताओ। अभी इस कॉन्सेप्ट को पूरा तैयार नहीं किया है बट फिर भी आंसर देने की कोशिश करो, मैं पहुंच आपको इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूं। डी है, ठीक है, सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, डी है। अब देखो इस क्वेश्चन से मुझे सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है ना, आपको हमेशा याद रखना है जब भी कहीं मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिले, जब भी कहीं मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिले, आपको ये ढूंढना है कि अगर उसने रिक्रिस्टलाइजेशन कहा है तो ये बिल्कुल सही बात है, मेटामॉर्फिक रॉक में रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और जो मिनरल्स है उसका या तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है या रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अदर जो स्टेटमेंट है दो और तीन, ये कैसे सही है ये मैं आपको भी यहां बताऊंगा। आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। अब देखो यहां साइड में जैसे एनसीईआरटी में मैंने ये मार्क चीजें लिखी हुई है ना, आप भी लिख लेना, थोड़ा आसान रहता है। मेटामॉर्फिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, दूसरा है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। एक डायनामिक है दूसरा थर्मल है, याद रखना डायनामिक थर्मल। अब डायनामिक में हो क्या रहा है, डायनामिक में आपका रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है रॉक की, रॉक रीऑर्गेनाइज हो रही है, पर उसके पीछे कोई केमिकल रीजन नहीं है, ना ही कोई मैग्मा और जो आपका लावा है उसके टच में रॉक आ रही है, कुछ नहीं है। सिंपल तरीका है, वो टूट रही है और क्रश हो रही है किसी कारण से, किसी दबाव से, किसी प्रेशर से ब्रेक हो रही है और क्रश हो रही है, ठीक है। ऐसी रॉक को, ऐसे मेटामॉर्फिक चेंजेस को हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, याद रखना। ये क्यों याद रखना? क्योंकि इसी पर आपका 2026 में क्वेश्चन आया था। एक बार फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आपको सीडीएस 2026 का क्वेश्चन है, आंसर बता दो। आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। एग्जाम में भी ए ही करके आए हो। वन ओनली, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि वन ओनली क्यों है? क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस, बहुत ही बेसिक। ये जो इसने ऑर्थो लगा दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगाया है, छोड़ के आए हो, डोंट वरी अब नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ऑर्थो को तो हटा दिया, मतलब ये ऑर्थो तो बस कंफ्यूज करने के लिए लगाया है, बाकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेटामॉर्फिक रॉक आपकी इग्नियस से बन रही है। अब देखो यहां पर जो नया इन्होंने कॉन्सेप्ट ओपन किया है वही डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का। इंटेंस हीट ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्माज रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक, अ प्रोसेस इज नोन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। नहीं, देखो यहां पर ये कह रहा है क्या, इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक, कि जो मैग्मा अंदर से निकल रहा है, जो मैग्मा जा रहा है वो अपने आसपास की रॉक पर इतना दबाव डाल दे रहा है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जा रही है। और किस टाइप का ये प्रोसेस है? डायनामिक है। नहीं, मैंने आपको बताया था डायनामिक में कोई केमिकली, कोई मैग्मा, कोई जो लावा है वो नहीं टच में आ रहा है, यहां तो सिंपल क्रशिंग हो रही है, दबाव पड़ रहा है बहुत बेसिक वाला, ठीक है। तो ये डायनामिक नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये डायनामिक नहीं है तो क्या है? मैंने पढ़ाया नहीं है बट फिर भी आपको ये पता चल गया होगा, डायनामिक नहीं है तो क्या है? प्रियंका थर्मल तो ठीक है, थर्मल के अंदर भी इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन पर जाओ। सर थर्मल थर्मल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कौन सा? थर्मल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। बिल्कुल सही है,
कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। थर्मल के अंदर भी दो मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है। अब देखो यहां पर आते हैं, थर्मल के दो पार्ट हैं, एक आपका कॉन्टेक्ट और दूसरा है रीजनल, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। देखो, अब यहां पर जो आपका कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है उसमें केमिकली चेंज आ रहा होगा। यहां पर जो कीवर्ड है याद रखना, यहां केमिकली होगा। हमारा डायनामिक में विदाउट केमिकल था, ये कीवर्ड्स याद रखना। कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो बस ये कीवर्ड ढूंढना क्वेश्चन में कहा क्या क्या कह रहा है। यहां रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, इस पर भी फोकस करना, आप देखोगे डायनामिक में रीऑर्गेनाइज हो रहा है, जबकि यहां रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये भी कीवर्ड है जो कल फंसा सकते हैं आपको, ठीक। तो यहां पर भी आपका केमिकली ऑल्टरेशन हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और इसको आप कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म कह रहे हो। अब कॉन्टेक्ट और रीजनल मेटामॉर्फिज्म कह रहे हो यहां पर। अब ये कॉन्टेक्ट में हो क्या रहा है, रॉक कम इन दी कॉन्टेक्ट विद द हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। देखो, इसको सिंपल समझो, ये रॉक है और यहां से आपका लावा जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये कोई रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, और यहां से एक मान लीजिए लावा, आपका मैग्मा जो है कहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है। इस लावा के टच में आने से ये जो रॉक है, ये वाली जो रॉक है, इस पर ऐसा चेंज आएगा, ऐसा केमिकल चेंज आएगा, इसका जो मटेरियल है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इस टाइप की रॉक फॉर्मेशन को कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। यहां पर जो कीवर्ड है हमारा, ये इंट्रूडिंग मैग्मा से जो कांटेक्ट है विद दी हॉट, देखो ये वाला जो है ना, ये जो लाइन है, ये टर्म है कांटेक्ट विद दी हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म का डेफिनेशन है। मैं इस पर फोकस इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि कल आप रीजनल से कंफ्यूज ना कर जाओ। रीजनल में भी रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, बट इसका जो की टर्म है वो है टेक्टोनिक शियरिंग। यहां वो जो मैग्मा है वो टच में नहीं आ रहा, यहां पूरी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उसमें हलचल हो रही है, रॉक्स में पूरा ऐसा हलचल हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हो रहा है, उसकी वजह से पूरा ये जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। अब एक दो डिफरेंस और हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका एक इंफोग्राफिक मैंने रेडी किया किया है, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दो तीन चीजें हैं, देखो कॉन्टेक्ट में मैंने आपको बताया, रॉक्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा और लावा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। यहां पर टेम्परेचर का रोल ज्यादा है, प्रेशर का रोल कम है। ये लोकली होती हैं और लिमिटेड एक्सटेंट तक होती हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, जबकि रीजनल में आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा, डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, टेक्टोनिक शियरिंग यहां पर मेन कॉज होगा। यहां टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कारण होंगे, और ये लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। अब देखो ये पूरा एक आपका चार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जब रिवीजन करना होगा ना, सिर्फ इस एक पेज से ये पूरा कंटेंट, ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना आप, ठीक है, ये मेटामॉर्फिज्म का, ठीक है, फोटो के साथ यहां पर मैं चीजें दिखा रहा हूं। तो यहां जो कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में ज्यादातर टेम्परेचर का रोल होता है, प्रेशर का रोल है पर कम है, जबकि यहां रीजनल में आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का बड़ा रोल देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, डायनामिक, थर्मल, और थर्मल का दो डिवीजन, कॉन्टेक्ट और रीजनल। यहां तक चीज क्लियर है तो मुझे बोल दो क्लियर है सर। ठीक है, कमेंट में लिख दो क्लियर है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है। देखो इस पर ना अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, ये एक शुरुआत है। अगर शुरुआत में आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये सही है। चलो, अब इसके बाद ना थोड़ी सी और चीज समझो। अब रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अब यहां पर समझना कि जब ये रिक्रिस्टलाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो आपकी रॉक ना अलग अलग लेयर्स, मतलब कुछ लेयर्स में बढ़ जा रही है, कुछ लेयर्स में अरेंज हो जा रहे हैं। मिनरल्स जो है ना, आपकी रॉक के मिनरल्स लेयर्स में बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिएशन या फिर लीनिएशन। फॉलिएशन या फिर लीनिएशन, मैं आपको फोटो से दिखाता हूं। ये ध्यान से देखो, ये फोटो दिख रही है, ये रॉक दिख रही है। अब आप यहां पर नोटिस कर रहे हो कि रॉक में कैसे लेयर बन जा रही हैं, ठीक है, ये लेयर, ये आपको लेयर्स दिख रही हैं। तो इस मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में जब जो रॉक के ग्रेन्स हैं, जो मिनरल पार्टिकल है, वो लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं ना, तो उसे हम दोस्त कहते हैं फॉलिएशन और लीनिएशन, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म और है बेंडिंग। अब बेंडिंग भी यही है, यही कॉन्सेप्ट है, फॉलिएशन लीनिएशन। बस यहां कलर का थोड़ा सा इन्होंने कुछ एडिशन कर दिया कि जो रॉक बनेगी, यहां पर जो लाइनिंग होगी वो एक डार्क होगी, एक लाइट होगी, एक डार्क होगी, एक लाइट होगी। तो यहां जो डेफिनेशन में सिंपल इतना कह रहा है कि इस तरीके से बेंडिंग हो रही होगी।
तो आपको इसकी डेफिनेशन तो चलो आपको याद हो गई। मेन चीज है कीवर्ड याद याद करना कि फॉलिएशन किससे रिलेटेड है। फॉलिएशन किससे रिलेटेड है? आपका मेटामॉर्फिज्म से। बेंडिंग किससे रिलेटेड है? मेटामॉर्फिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। यही आपका क्वेश्चन यहां पर जब सीजीएस 2026 में आया था, तो यहां पर यही कहा था कि फॉलिएशन एंड बेंडिंग आर एसोसिएटेड विद दीज रॉक्स। ये बिल्कुल सही है। फॉलिएशन किससे एसोसिएटेड है? मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है? अब ये क्लियर है तो चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दो, इसका आंसर क्या है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लो, इसका आंसर सही से बताओ मुझे। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, जल्दी बताओ। डी। सोच लो सौरभ। सूरज प्रियंका, डी। ये डी वाले जो मार्क कर रहे हैं वो रीजन बता दो थोड़ा सा मुझे, पता तो चले कि कॉन्सेप्ट भी रेडी है नहीं। डी आंसर जो बता रहा है, एक मिनरल से भी, अरे बाकी सब सो रहे हैं क्या? चार पांच लोग ही सीरियस हैं क्या भाई? जिसको नहीं पता वो स्किप बोल दो यार, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा कम से कम, फिर मुझे पता तो चले कि नहीं पता। ठीक है। देवेंद्र बढ़िया। डी लग रहा है ये भी बहुत, देखो। अच्छा एक चीज और, मैंने बोला स्किप कर दो यार। तुक्का मारने की कोशिश करो ना, वो भी तो सीखना है। हमें क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आना ना एग्जाम में। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे डी लग रहा है, अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ यार तुमने लगाई होगी थ्योरीज, ऐसे अंदाजा नहीं लगाया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन लगाई होगी। और डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। ठीक है, देखो बच्चे ने भी बिल्कुल सही कहा, समझो। अब ये आपके एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सिलेबस सिर्फ आपके एनसीईआरटी नहीं, आपके नोट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। और ये सारे कहीं ना कहीं किसी नोट्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, पीवाईक्यूज भी हैं। अभी तक आपने इतना समझा कि ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल इनटू वेवी बैंड्स और प्लेटी सरफेस सम मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप फॉलिएशन। अभी हमने देखा फॉलिएशन और लिनिएशन, वो वेवी बैंड बन जा रहे हैं अलग अलग, मतलब एक लेयर्स बन जा रही हैं अलग अलग, वेव्स बन जा रहे हैं, तो उसे हम फॉलिएशन कह रहे हैं। तो पहला तो फॉलिएशन की डेफिनेशन ही है। ठीक है। अब बी कह रहा है कि वेयर द फॉलिएशन डेवलप इनटू ब्रॉड मिनरल बैंड्स द मेटामॉर्फिक रॉक इज एक्सट्रीमली हार्ड। जाकर अपने नोट में ऐड करो कि मेटामॉर्फिक रॉक बहुत हार्ड वहां होंगी जहां फॉलिएशन ब्रॉड मिनरल बैंड बना रहे होंगे। अभी आपने देखा ना, जो बैंड्स बन रहे हैं वो कहीं अगर ब्रॉड बन रहे हैं तो वो रॉक बहुत हार्ड है। ठीक है। ये पॉइंट ऐड करना, अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद जहां बैंड्स आपके बहुत छोटे होंगे, मॉडरेटली थिन होंगे, वो रॉक कमजोर होगी, वो कभी भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, वो उसकी जो पपड़ी है वो निकल सकती है। तो ये सही है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। डी स्टेटमेंट कह रहा है कि रॉक दैट ओरिजिनली वर कंपोज्ड ऑफ वन डोमिनेंट मिनरल आर ऑफन फॉलिएटेड बाय मेटामॉर्फिज्म। यार फॉलिएशन में हमने क्या समझा कि जितने भी मिनरल्स हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो रहे हैं। अब सोचो, आपकी रॉक में मिनरल ही एक है, तो रिक्रिस्टलाइज क्या होगा? भाई मिनरल जब तक होंगे, जब ज्यादा मिनरल्स होंगे, मल्टीपल मिनरल्स होंगे, तभी तो वो रिक्रिस्टलाइज हो रहे होंगे। पूरी रॉक ही एक मिनरल से बनी हुई है, फिर कहां से फॉलिएशन और लिनिएशन होगा? समझ में आया डी ऑप्शन? ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और मजेदार था, इसको नोट्स में ऐड कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अपने सीएपीएफ में या सीएससी में, और खासकर ये जो अपने हायर लेवल के एग्जाम है ना, इनमें वो छोटे मोटे एग्जाम्पल आपसे वो नहीं पूछने वाला। अभी तक जो बाकी बच्चे सिर्फ इसके एग्जाम्पल रट के बैठे हैं कि यार इग्नियस में मुझे याद है ग्रेनाइट है, और सेडिमेंट्री में ये है, बसाल्ट में ये है, मेटामॉर्फिक, वो जमाने चले गए भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट, थोड़ी सी ऐसी वो लाइनिंग बढ़ाएगा। ठीक है। बिल्कुल प्रियंका, सही बोला था आपने, है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, नीसोइड, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल पर भी एक क्वेश्चन मुझे इसका आंसर दो। एनडीए 2 2010 का क्वेश्चन है आपका ये।
इसका आंसर क्या होगा? सही है, सिंपल है, बोथ है। ठीक है सूरज, ज्योति, खुशी, बहुत बढ़िया, विशाल, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। ठीक है, सी होगा। शेल स्लेट बन रहा है मेटामॉर्फिज्म से। और दूसरे में जो इसने कहा है कि ट्रेमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा है, ये तो मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही है। ठीक है। उसके बाद देखो, एनडीए 2026 में क्वेश्चन आया है, क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक। क्वार्टजाइट कौन सी रॉक से बन रहा है, इसका आंसर बताओ जल्दी। सैंडस्टोन। ठीक है ज्योति, मैसेज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, उत्सव मिस हो गया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। आई होप रिकॉर्ड हो रहा हो, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन है। सारे सबको क्लियर है। देखो अब लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 का, अब ये रिपीटेड भी है, यहां पर भी देखो यही सेम क्वेश्चन क्वार्टजाइट का आपसे यहां पर सेम पूछ रहा है, मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम कौन सी उससे मेटामॉर्फिक फॉर्म बना रहा है ये। अब हमारे एग्जाम पे इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा वो। अब यहां पर एग्जाम में क्या है कि चार रॉक दे देगा, उसको मैच करा देगा और कहेगा कि कौन सा पेयर सही मैच्ड है, कौन सा सही तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका ये एक टेबल है। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को तो दे ही रखा है जो आप गेम चेंजर वगैरह में हो, बाकी जो नहीं है मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। इस टाइप का ना सारा का सारा एक पूरा आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट कैसे नीश में कन्वर्ट हो रहा है, बसाल्ट कैसे एम्फीबोलाइट में चेंज हो रहा है, शेल स्लेट में हो रहा है, लाइमस्टाइन मार्बल में हो रहा है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में हो रहा है, कॉन्ग्लोमेरेट मेटा कॉन्ग्लोमेरेट में रॉक सॉल्ट, रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट। और एक ये वाली टेबल और याद रखना, देखिए ये इसका क्रोनोलॉजी पूछेगा। ठीक है, ये कहीं क्वेश्चन मैंने स्टेट पीसीएस में जरूर देखा है, कितना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म का जो मतलब जैसे मेटामॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है आपका हीट और प्रेशर से। अब इस पर भी डिपेंड करेगा कि हीट और प्रेशर कम होगी तो वो शेल से स्लेट बन रहा होगा। हीट और हीट और प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसका जो चेंज है ना, रॉक का चेंज, वो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे शेल से स्लेट, स्लेट से पाइलाइट, फिर शिस्ट, फिर नीश। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, कल एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रियंका, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। जो मैंने उसमें प्रोवाइड कराया था वो उसमें कम इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने दोबारा से रिफ्रेश करा है, दोबारा बनाया है। ठीक है, ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये रॉक, ये पूरा का पूरा रॉक का जो मेटामॉर्फिक का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ना दो तीन पेजेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे डायरेक्ट आप बस वो पेज खोलो, एनसीईआरटी वगैरह साइड करो और रिवीजन करो। और बाकी नोट्स जिसके पास है वो नोट से ही करना, वो इधर उधर मत जाना। ठीक है, उसी में ही कुछ चीजें ऐड कर लेना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, एनडीए 2024 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जांपल ऑफ बोथ इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक। देव वो वो देव वो सही है, बस वो टाइप है उसका ग्रेनाइट। ठीक है यार, ये सामने ही दिख रहा है हमें, मेटामॉर्फिक में उधर तो ग्रेनाइट है, यहां पर भी ग्रेनाइट आपका मेटामॉर्फिक में इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका एनडीए 2022 का है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बता दो तुरंत। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा इधर से आधा पार्ट डन हो चुका है। रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज बाय वेदरिंग, इरोजन, मेटामॉर्फिक। दोनों ही सही हैं, क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अब यहां पर ना देखो रॉक साइकिल शुरू हो गई, रॉक साइकिल कुछ नहीं है। अभी आपने देखा लावा से इग्नियस रॉक बन रही है, इग्नियस से आपका सेडिमेंट्री बन रही है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिज्म बन रहा है। अब ये मेटामॉर्फिक जो रॉक है, अब आप देखोगे आपने दूसरे जो चैप्टर पढ़े होंगे, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, सबडक्शन हो रहा है, ये जो क्रस्ट है वो फिर से नीचे मैग्मा में जाकर मेल्ट हो जा रहा है और फिर से लावा बन जा रहा है, और वो लावा फिर से उठ के इग्नियस रॉक बन रहा है। तो ये पूरा एक प्रोसेस, पूरी एक चेन है। राहुल म्यूट कर लेना। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, पूरी एक साइकिल है। तो बस यही यहां पर इन्होंने रॉक साइकिल एक बताई हुई है। अब इसी पर बेस्ड आपका सीएपीएफ का 24 में क्वेश्चन पूछा है, रॉक साइकिल में लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन, ये चारों, ये तीनों प्रोसेस दिए हैं, ये सही है ये? बताइए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है,
ठीक। देखो अब वो जो कीवर्ड वाली जो चीजें मैंने बताई थी ना, वो जरूर याद रखना। मैंने आपको क्या क्या बताया था इग्नियस में, वो कौन सा कीवर्ड था जो मैंने आपको बताया था, मुझे एक बार बताओ। इग्नियस का जो कीवर्ड था, इग्नियस का क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सौरभ, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना, वहां क्रिस्टल बन रहे हैं, फॉसिल्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने सेडिमेंट्री में आपको एक कीवर्ड बताया था, वो क्या बताया था? लिथिफिकेशन। नहीं ऋत्विक, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, लिथिफिकेशन होगा, ध्यान में रखना, लिथिफिकेशन। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में उसका कीवर्ड बता दो। रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। और इसी में कीवर्ड और भी हैं, जैसे कि फॉलिएशन, लीनिएशन। यहां थोड़ी सी कीवर्ड की लिस्ट है, बट ये सारे याद रखना, मेन रिक्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। ये तीनों रॉक हो गई, तीनों के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। यहां देखा जाए तो सर सर हाँ हाँ। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए जो कौन? अभी आपने बताया ना, लिथि ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ठीक है। सीएपीएफ 2024 में आया, ये रॉक साइकिल में पूछ रहा है कि कहां से कौन सी प्रोसेस हो रही है। ये कुछ डायग्राम्स भी, आप इस डायग्राम को देखो बस, आप इस जो हमने सारी चीजें बताई है ना, वो इस डायग्राम में इन्होंने कंक्लूड कर दिया है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे देखो, यहां से शुरू हुई थी हमारी सारी बात, मैग्मा। मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है तो इग्नियस रॉक बना रहा है। ठीक है, मैग्मा सॉलिडिफाइड हो रहा है तो इग्नियस रॉक बना रहा है। इग्नियस रॉक वेदर्ड हो रही है और इरोड हो रही है, वो टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो वो टूटकर सेडिमेंट्री बना रही है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जब वो सारी मिलकर, मतलब वो मिल जा रही है, कॉम्पैक्ट हो जा रही है, तो लिथिफिकेशन के प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बन जा रही है, सेडिमेंट्री रॉक बन जा रही है। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक यहां पर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो रही है। इसका जो कीवर्ड है वो रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन भी आप यहां पर लिख सकते हो। मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया वो यहां से बनाया। बाकी जो मैंने कीवर्ड आपको यहां पर जो अभी पूछे थे, वो अलग अलग टॉपिक से पूछे थे। ठीक सर है। जी इसका आंसर 1 2 3 होगा ना? हाँ हाँ, तीनों होंगे, तीनों होंगे। और सर जो आप एक्सफोलिएशन वगैरह की बात कर रहे थे वो लैंडफॉर्म वगैरह में जो होता है। एक्सफोलिएशन ही, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ, ये फॉलिएशन और लीनिएशन, ये आपका, आपको याद रखना है, मेटामॉर्फिज्म में हो रहा है फॉलिएशन, लीनिएशन, बेंडिंग। ओके सर, ठीक है। हाईलाइट कर लेना सर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इस वाली टेबल में ना, आप यहाँ पर देखो, ये मेल्टिंग समझ में आता है, मेटामॉर्फिज्म तो नाम से समझ में आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन भी समझ में आ रहा है। ये दो चीजें हैं जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये वेदरिंग और इरोजन कहाँ हो रहा है, लिथिफिकेशन कहाँ हो रहा है। तो इसने ना इसीलिए यहाँ पर एक तो लिथिफिकेशन यहाँ लिया ही है टर्म। यहाँ देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। ये इसी टेबल से, इसी डायग्राम से इसने ये दो तीन स्टेटमेंट यहां से क्रिएट किए हैं। तो ऐसे डायग्राम को भी कैसे पढ़ना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? सर एक बार डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल देखो, ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल तो इन्होंने एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हुए प्रियंका, तो वो हमें मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको सारे एग्जांपल याद रखो। यहाँ जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये मेटामॉर्फिज्म में और थर्मल में, ये सिर्फ डेफिनेशन तक पूछ रहे हैं, जो अभी आपका सीडीएस में क्वेश्चन आया था। ठीक है। उत्सव ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये क्लियर है? तो क्लियर बोलो, और मजा आया तो ऑसम लिख दो, ASM। अगर मजा आया तो, ये मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो। बहुत रिसर्च लगती है भाई इन सब चीजों में। थैंक यू यार उत्सव। ठीक है। अब बताओ कि बोर तो नहीं हो रहे अभी? ये चैप्टर ये मान लो कि भी 70% कंप्लीट हुआ है, 30% चीजें रुकी हुई हैं, वो भी डिस्कस कर लें या नींद आ रही है किसी को? कर लें डिस्कस। करिए जी सर सर। करिए। ठीक है। देखो ये आपका 70% था इस चैप्टर का, अब 30% चीजें जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग से आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन कुछ बनते हैं हमारे। एक तो देखो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है, मिनरल्स एंड रॉक्स का डिस्कशन। यहाँ पर मेनली इन्होंने कुछ बताया है कि 98% जो हमारा टोटल क्रस्ट है ना, जो हमारा 98% क्रस्ट है, वो 8 एलिमेंट से बना हुआ है। अब मैं कल आपसे क्वेश्चन अगर पूछता तो ये जरूर पूछता कि 8 एलिमेंट्स में से कौन सा वो एलिमेंट नहीं है जो जिसमें आपका 98% क्रस्ट बना हुआ है। तो मैं आपको कहूंगा कि एक तो इसको रट लो, कौन कौन से जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने यहां पर ये पूरा टेबल में वो सारे 8 एलिमेंट दे भी दिए।
अब ये आठों एलिमेंट की आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको आठों एलिमेंट्स की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है। और पूछता छोड़ो, सीएपीएफ 2023 में आपका पूछ लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑन द अर्थ? सबसे अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ पे? आंसर बता दो। ठीक है, ऑक्सीजन है। अ, अब यहां पर देखना, देखो, हम्म, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है, ये हमारी टेबल है। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। इस क्रोनोलॉजी, ये तो अधूरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ये इसका ये भी इंफोग्राफिक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको दो चीजें याद रखनी है। देखो यहां पर ना कंफ्यूजन बहुत तगड़ा क्रिएट हो सकता है। एक है अर्थ क्रस्ट, जब वो बात कर रहा है अर्थ क्रस्ट की, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स की क्रोनोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे ऑक्सीजन सबसे नंबर 1 पे है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ऊपर से 4 एलिमेंट याद रखो बस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। कोड याद रखो ओ साइन, ओ साइन, ठीक है, ओ साइन। उसके बाद अगर वो बात करता है पूरे एंटायर अर्थ की, पूरे अर्थ की बात करेगा, यहां सिर्फ क्रस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे अर्थ की, तो मिनरल की क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर आ जाता है आयरन। अब आयरन क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपके एंटायर अर्थ पूछा था, पर वहां आयरन नहीं दिया होता, इसलिए आंसर आपने ऑक्सीजन मारा। तो आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये आपकी क्रोनोलॉजी है। इसके भी सिर्फ ऊपर के 3-4 याद रखो, जिसका कोड बना लो iOS, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है iOS, तो वो आपको याद रखना है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। यहां से आपका इस इस एक बॉक्स से कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये ठीक है? ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब देखो, पूछने का तरीका देखो, पीवाईक्यू से समझ में आता है कि चीजें मैं कैसे याद रखनी है। अब इस टेबल पर अगर मैंने ये पीवाईक्यू देखे ही ना होते तो मुझे नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसका आंसर बताओ 41 का। क्या बात है, सब पढ़ के बैठे हो क्या यार? सही मार रहे हो, तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कुछ। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। डी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का तरीका इन्होंने अच्छा पूछ लिया कि हाईएस्ट पूछ लिया और लोएस्ट पूछ लिया, दोनों को मैच करा लिया। तो अब समझो कि ऐसा नहीं है कि आपने बस इतना याद रखा कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, और आप भूल गए। नहीं भाई, मैं कहता हूँ सारे आठों के आठों याद रखो, और थोड़ा सा याद रखो कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अब देखो, मैग्नीशियम सबसे कम है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, बस इसी का इन्होंने यहाँ पर पेयर बना दिया। अच्छा क्वेश्चन है। ये चीटिंग मत करो, ठीक है? गलत बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ तो बेसिक डेफिनेशन है मिनरल क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी जो आगे पढ़ी है कि जो मिनरल्स कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मैग्मा बाहर आ रहा है, वो सारी चीजें इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन बने नहीं है बट डेफिनेशन है, तैयार कर लेना। मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। अब देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दी है, ये बॉक्स देख लेना, आपकी एनसीईआरटी में मिसिंग नहीं होना चाहिए, कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा अंदर मत घुसना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आया, और ये बेसिक से डेफिनेशन है, मतलब कुछ लेक्चर होती है कि कुछ में मिनरल्स में चमक होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ का कलर कैसा होता है, कुछ का कलर अलग होता है, स्ट्रीक, और ये ट्रांसपेरेंसी, फ्रैक्चर, ये सब चीजें ठीक है, मतलब ये बातें हैं, बोल बच्चन है। मेन क्वेश्चन यहां से आता है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आज आपको प्रोवाइड कराया था, हार्डनेस, ये याद रखना। रिलेटिव मतलब इन कुछ 8-10 मिनरल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं इनकी हार्डनेस के बेसिस पे। तो यहाँ पूरी एक टेबल दी हुई है 1 से लेकर 10 तक की, जैसे टाल्क कम हार्डनेस है, फिर जिप्सम है, फिर कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और डायमंड। ये आपको याद रखना है इनकी हार्डनेस के बेसिस पे। ठीक है, इसका मैंने आपको ये एक पूरा फोटो मैंने प्रोवाइड कराया है, ये फोटो अपने पास रखना। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों आज दिया था, शायद ये मेरी एक थ्योरी हो सकती है, ठीक है, मैं मुझे नहीं पता, बट जब मैं आपके 2026 के अभी जो दूसरे पेपर है उनको एनालाइज कर रहा था, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो 2016 के पेपर थे सीडीएस के या एनडीए के, वो 2026 में क्वेश्चन उनके रिपीट हो रहे हैं। मतलब 2016 की चीजें 2026 में रिपीट हो रही हैं, वो 10 साल का जो गैप, मतलब 10 ईयर बाद, 10 साल बाद चीजें वापस आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा और देखा कि 16 में है, तो मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि
चांसेस बढ़ सकते हैं इसके क्वेश्चन के। अच्छा भी क्वेश्चन है, और वो 16 से 26 वाला वो जो लूप है वो अगर कनेक्ट कर गया तो यार फिर तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 2016 वाले पेपर आप तैयार कर लेना। इधर 5 साल के तो कर ही रहे हो, छब 16 वाले भी कर लेना। ठीक है, ये मेरी एक थ्योरी भी हो सकती है, गलत भी हो सकता हूँ, बट कर लेना, कोई बुराई नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब उसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट पर है, हमारा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहां पर ना आपके 6 मिनरल्स हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ओलिवाइन। अब इन मिनरल्स की ये जो मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है ना, पूरा येलो किया हुआ है, टिक 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 लगाए हुए हैं, यार ये एकदम रटे होने चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, मतलब सीधे अगर मैं आऊं तो पॉइंट्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए। जैसे कि फेल्सपार की अगर बात करता है तो याद रखना, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट। फेल्सपार में सिलिकॉन ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट है, और कुछ जो दूसरे एलिमेंट है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के फेल्सपार में देखने को मिलता है। हमारी अर्थ का आधा क्रस्ट फेल्सपार से ही बना हुआ है। ये लाइट क्रीम कलर का और सेलेमन पिंक कलर का होता है, और मेनली सिरेमिक और ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है फेल्सपार। अब आप कहोगे कि सर ऐसी चीजें कल क्वेश्चन में कैसे पूछ लेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कैसे पूछ लेगा। हमें लगता है कि यार ये चीजें कहाँ पूछी जा सकती हैं, और शायद बहुत बच्चे नहीं पढ़ते। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। सौरव कह रहा है यूपीएससी वाले वीडियो ना देख लें। नहीं देखेंगे यार, उनके पास बहुत चीजें हैं करने के लिए। आंसर बताओ। ठीक है, हालांकि अब तो बता ही दोगे आप। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, बी में भी। ठीक है, मतलब आंसर तो अभी आपको पता चल गया। मेरा मेन पर्पस आपको ये बताना है कि यार ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और ये 25 का क्वेश्चन है एकदम, मतलब 5-6 महीने पहले, NDA 2 2025। ठीक है, 6 महीने पहले की बात है। तो आपको ये सारे ना, आपको ये चीज याद रखनी है, ये फेल्स पर की। ठीक है, अब आपका इसमें देखोगे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मैग्नीशियम कॉमन एलिमेंट नहीं है आपका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वार्ट्ज में भी सेम वही डाटा है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इसका भी आसान रास्ता अभी मैं दूंगा आपको, चिंता मत करो। मुझे इसका आंसर बताओ जरूर, CDS 1 2025 में ये क्वेश्चन आया था। कुछ भी मार्क कर दो यार, तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं, पर अटेम्प्ट करो। ऑलिवाइन। अब अगर बेसिक सा ये क्वेश्चन मैं किसी बच्चे को दिखा दूं जिसने शायद एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से पढ़ी हो, उसको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। और आप देखोगे लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी में ये रहा आपका ऑलिवाइन मिनरल। ठीक है, इसकी जो चीजें हैं जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकार मेजर एलिमेंट ऑफ ऑलिवाइन, यूज्ड इन ज्वेलरी, यूजुअली ग्रीनिश कलर का होता है, ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक। यही चीजें आपकी यहाँ दी हुई है, यूजुअली ग्रीनिश कलर क्रिस्टल, ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकार द मेजर एलिमेंट। ठीक है, ऑलिवाइन है, बिल्कुल सही है, डी है पोरस। ठीक है, आपने क्वेश्चन मार्क मारा है, यानी कि कंफ्यूज हो अभी। तो अब इस वाली चीजों पर कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, एक टेबल यहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये टेबल याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पिक्चर के फॉर्मेट में है, और बहुत क्लियर तरीके से मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो यहां से याद कर लोगे, आसान रहेगा। देखो, फेल्सपार में 4 पॉइंट है, मैंने पॉइंट फॉर्मेट में बना दिया है, हाईलाइट करा दिया है कौन से कलर से कौन से कलर से ये चीज होगी। सिलिकॉन, ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट, मतलब सारी चीजें वही है। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्सपर, लाइट क्रीम है, सेलेमन पिंक का कलर है, और सेरेमिक ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। यहाँ मैंने उनके डायग्राम बना दिए। तो जैसे क्वार्ट्ज है तो वो रेडियो और रेडार में इस्तेमाल हो रहा है। पायरोक्सिन आपका कॉमनली फाउंड इन मेटियोरॉइड्स। एम्फीबोल आपका एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में। माइका आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑलिवाइन आपका ज्वेलरी में। फोटो से याद रखोगे बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, जैसे कि इनका कलर, तो ये ग्रीन और ब्लैक कलर का है, ये पायरोक्सिन भी ग्रीन और ब्लैक कलर का है। ठीक है, उसके बाद इनकी परसेंटेज मैंने अलग से हाईलाइट किया है। ये जरूरी है कि पायरोक्सिन आपका 10% अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ये 7%, ये 4%। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स तो हैं ही हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहां से इसको याद कर लेना। आसान हो गया ये वाला चीज। ठीक है,
और बस ये दो तीन चीजें थी जो हमारी उधर सेडिमेंट्री इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अलावा हमें तैयार करनी है। यहां आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बचा नहीं है। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें रेडी हो गई। कल लगभग लगभग 30-35 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से पूछे गए हैं और ये हमने सारे देख लिया। सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये टेबल आप थोड़ी सी ना इन टेबल से ही चीज़ों को याद कर लेना। ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा अच्छी फॉर्मेट में, एचडी फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, प्रिंट करा लेना। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लो। बाकी सेशन ऑलमोस्ट एंड है हमारा। सर अच्छा मैंने ना मैग्नीशियम लीस्ट पढ़ा था, लेकिन अब अभी आपने जो इन्फोग्राफिक लिया है ना, उसमें सर ये मैग्नीशियम लीस्ट नहीं दिया था। क्या कह रहे हो ज्योति, फिर से बताना। मतलब मैंने पहले नोट्स में मैग्नीशियम पढ़ा था हम्म, लीस्ट, और अर्थ क्रस्ट पे लीस्ट क्वांटिटी में मैग्नीशियम पढ़ा था, लेकिन आपने जो साइड में पिक्चर दी थी ना इन्फोग्राफिक वाली, उसमें मैग्नीशियम लीस्ट नहीं है। ठीक है, देखो मेन आपकी यहाँ से इस कंटेंट को यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, और इसी कंटेंट को मैंने इस्तेमाल इधर किया है। तो अगर मान लो इसमें कहीं कुछ एक एरर है तो मुझे पर्सनलाइज्ड उसको मार्क करा देना, मैं सर उसको। इसमें नहीं है सर, ये मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट वाला है जो इससे पहले आपने क्लियर किया था, उसका मैं पूछ रही हूँ मैग्नीशियम ही लीस्ट है या फिर वो नहीं है, मतलब मैं अच्छा, इसकी बात कर रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन। ओके ओके ओके। हाँ, ये क्योंकि ये, मैग्नीशियम ही है लिस्ट। हाँ, मैग्नीशियम ही है लिस्ट। ठीक है तो फिर ये आपके आपके इसके इमेज में नहीं है ना, इसलिए मैं इमेज कंफ्यूज हो गई थी। इमेज में इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये परसेंटेज है, मतलब एकदम एग्जैक्ट वो नहीं है नंबर की, इतना परसेंटेज है। तो वो दो तीन का वेरिएशन है। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, सारी दो तीन में ही आ रही हैं। तो यहाँ पर इस ओके वजह से ये मिसमैच हो गया है। पर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला ये याद रखना, मैग्नीशियम। ओके, मतलब वो थैंक यू यहाँ सर। पर रिड्यूस में, आपको यहाँ वो रिड्यूस में लोवेस्ट क्वांटिटी में कल पोटेशियम भी दे सकता है, सोडियम भी दे सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ज्योति, ओके, एनसीईआरटी फॉलो करनी है बस, एन ओके। एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ये तो ध्यान में रखो। सर सर लाइक मेरा डाउट है कि एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है, बट तो सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी में करने हैं 11th 12th के, या फिर कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं? लाइक क्योंकि सर हमने सारी तो मैंने पढ़ी नहीं है अभी एनसीईआरटी। अगर ये सवाल सिर्फ ज्योग्राफी के लिए है, यस सर, ज्योग्राफी के लिए। तब साइंस तो के लिए तो आपने जैसे बताया है वैसे ही किया है। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की एक एक लाइन तैयार करनी है, ये मान के चलो दीक्षा। और 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की जो ओ, अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें तो सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप रट लो, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। और इंडियन ज्योग्राफी को भी अच्छे से तैयार करो। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हटाई जा सकती हैं, कम पढ़ी जा सकती हैं। वो भी आप कहोगे तो मैं मार्क करा दूंगा। बट ये जो दो बुक हैं 11th क्लास की, इसको तो ऐसा अच्छे से तैयार कर लो कि 80% सिलेबस आपका यहीं से आने वाला है एग्जाम में। यस सर, मुझे पता है कि आप लाइक बिजी हैं, बट सर अगर आपको टाइम मिले ना तो लाइक एक नोट पीडीएफ बना के हमें बता दें कि ये टॉपिक्स हमें एनसीईआरटी से इस चैप्टर के कवर कर लेने चाहिए, ठीक। तो वो देखो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखो, इधर तो ये दोनों बुक तो आपको क्लियर है कि दोनों पूरी करनी है। हाँ हाँ। ठीक है, यस सर। ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं इस चीज को बना दूंगा, तैयार करा दूंगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए चिंता मत करो। और इधर भी इन दोनों बुक्स में से भी ना, जो 2026 के एकदम ऐसे एरियाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो कई बार देखे जा रहे हैं, तो वो उसकी भी हम लोग एक वीडियो में इसी तरीके से डिस्कशन कर लेंगे। पर मैं ये नहीं कह एंड रहा सर हूँ। इकोनॉमिक्स का और बता देना, बस इकोनॉमिक्स का एक्चुअली समझ नहीं आता कि उसके क्वेश्चंस कहाँ से मतलब लाइक आ रहे हैं, ट्रेंड ठीक, कहाँ से फॉलो हो रहा है। देखो इकोनॉमिक्स की जहां तक बात की जाए ना, ये मैंने पहले भी बताया था कि अब इकोनॉमिक्स थोड़ा करंट से ये लोग लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी सीडीएस यस का सर। पेपर उठाओगे ना, तो मैं इकोनॉमिक्स ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है इकोनॉमिक्स के कोर क्वेश्चन, मुझे मिले ही नहीं कि मैं एनालिसिस उसका बना पाऊँ। तो एक या दो क्वेश्चन कहीं मतलब थोड़ा बहुत रिलेट किया हुआ है। तो ये याद रखो कि इकोनॉमिक्स मुझे करंट से तैयार करनी है। अब करंट में भी मेनली आपका बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, स्कीम्स हो गई। ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स है हमारा, जो करंट में चल रहा है, आपको वो तैयार करना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है दीक्षा कि हमें स्टैटिक पार्ट भूल जाना है। आपको स्टैटिक पार्ट भी तैयार करना है, जो आपकी 11th क्लास की मैक्रो माइक्रो से आप तैयार करोगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए बस एक गलती बिल्कुल मत करना कि सीएससी का कोई टीचर पकड़ लिया या एसएससी का कोई टीचर पकड़ लिया, नहीं। इन सब से मत जाना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस और वेस्ट ऑफ टाइम है। सर एक लास्ट डाउट सर। हम्म।
सर 11th 12th में आपको पता है कि साइंस ही मेरिट तय करता है मोस्टली हमारे एग्जाम में, तो आप थोड़ा जो 11th 12th पे ये लोग बहुत शिफ्ट कर रहे हैं, 2025 के पेपर में आप थोड़ा उस चीज़ पे बता देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में। बट इसमें भी अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम हो तो सर पहले बायो ही बता दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी डुएबल होता है, बायो के क्वेश्चन एकदम थोड़ा ठीक है। ऊपर से ही चले जाते हैं। जी सर। हाँ, ये स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था सौर्य। मैं इस जी पर सर। जल्दी, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगा ना। जी थैंक यू सर। मैं काम कर रहा हूँ इस पे यार। जी सर। सर सर एक बात पूछनी थी। जी पूछिए, मैं ये डाउट लिख लेता हूँ। हाँ पूछो पूछो। सर वो मेडिकल को लेकर था। बताइए। सर मेरे मेरे लेग में इम्प्लांट हुआ है अभी, मतलब इम्प्लांट मतलब रॉड पड़ी है 2 साल पहले की। तो हम्म। सर मुझे मतलब गाइड करिए कि इसको निकलाना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है। मतलब ऑल तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस मेरा पैर एकदम फिक्स है, बट वो हम्म। रॉड है उसमें। मेरी और बोन भी एकदम सर, हील हो गई है। तो सर ये मैं एक बार ना मुझे कनेक्ट करना रे वाली आईडी पर ना, फिर मैं आपका, मुझे थोड़ा सा वो डिटेल चाहिए होगी, मुझे बताना, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा। ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ओके ओके। सर करंट में सर डिफेंस के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो मुझे एक बात डिफेंस बताओ के कि क्वेश्चन आते ये सेशन से फायदा हुआ, मतलब समझ में आई हैं। अरे चीज? यस ऑफ सर कोर्स बहुत सर। फायदा हुआ है। ये एक बहुत एक फायदा हुआ। दो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, बट अब ये गलत नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना? सर आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, हम 4 नंबर देख रहे हैं। कैसे भी कह लो यार। बहुत बढ़िया। आप क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैं डिफेंस के जो डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं सर, उसके बारे में पूछ रहा था कि सर ये तो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये डिफेंस का एग्जाम है बट इसमें डिफेंस के क्वेश्चन नहीं पूछते सर, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस होती हैं, क्या उन सब के भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर? देखो यार, वो जिस जैसे एक्सरसाइजेस की जो आप बात कर रहे हो ना, वो काउंट करो करंट अफेयर का पार्ट। डिफेंस को एक सब्जेक्ट लेकर मत यस चलो। वही है कि ये ओके सर। बर्डन बढ़ाने जैसी चीजें हैं। बीच में 2-3 क्वेश्चन आए थे हमारे 2023 में डिफेंस से, तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह लेकर चला जा रहा है, बट मैं नहीं कहता कि यार उसे एक सब्जेक्ट की तरह आप पढ़ो। डिफेंस के लिए जो करंट अफेयर में चीजें चल रही है ना, क्योंकि वही करंट अफेयर की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस की चीजें भर भर कर आएंगी। हटाओ वो सारी चीजें, तो नहीं जरूरी। सर तो पीआईबी सर आर्टिकल पढ़ना जरूरी नहीं है सर उसमें? जो पीआईबी कहते हैं बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब पे भी काफी सारी चीजें देखी हैं कि आप अगर न्यूज अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीआईबी की तरफ जा सकते हो। देखो, न्यूज तो भाई अब पीआईबी से ही एग्जाम में पूछी जा रही है, ये तो पहली चीज समझ लो। पढ़ना अब करंट अफेयर पीआईबी से ही है। ठीक है। यस सर। वो कोई कुछ कहे ना कहे, वो हटाओ, पीआईबी से ही करो। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई खुद से मत करो पीआईबी, क्योंकि एक एक दिन में कितनी पीआईबी आती है ये मैं जानता हूँ, मेरी टीम जानती है। हम लोग पीआईबी से ही उठाकर, ब्रह्मास्त्र अगर आपने सुना होगा तो वो पूरा वहीं से रेडी करते हैं। खुद मत यस करो ये सर। सबका, खुद मत करो ये मेहनत। आप यूट्यूब पर वीडियो आ जाती है पूरे महीने की, ठीक है, वो देखो। मैगजीन की जरूरत है तो मैगजीन ले लो, उससे करो, ज्यादा बेहतर है। टाइम बचाओ, बाकी सारी चीजों में लगाओ, खुद मत करो ये सब काम। राइट। सर कंप्यूटर के लिए भी कुछ बताएंगे आप गेम चेंजर्स में? यार कंप्यूटर पर करेंगे, गेम चेंजर में भी क्विज करेंगे, और शायद मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूं वहां पर। ठीक है। अभी जी दो, सर हाँ थैंक यू। मतलब 2-3 चीजें हैं जो जैसे साइंस का भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो टॉपिक मुझे बताने हैं, और फिर ये हाँ जी कंप्यूटर सर। वाला भी। तो जैसे जैसे अभी क्या है कि हमने ये भी स्टार्ट कर दिया, प्रेडिक्ट द पेपर, तो इसकी भी बहुत जी जरूरत है, टाइम आ गया है। अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, अगर एंड टाइम में करेंगे तो बहुत प्रेशर बन जाएगा। जी सर थैंक यू सर। ओके। हाँ प्रियंका, सर प्रियंका पूछे, एक सेकंड, प्रियंका से पूछ लेते हैं। प्रियंका क्या डाउट है? सर मैं वो करंट अफेयर ब्रह्मशास्त्र से ही कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं देखती वाईटी पे। ठीक है। और सर मेरे को वो पूछना था, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, हम्म सॉरी हम्म आर्ग्यूमेंट राइटिंग, उससे हम्म। टेबल फॉर्मेट को फिर से पूछो, टेबल क्या पूछा? आर्ग्यूमेंट राइटिंग? उसको टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके बीच में लाइन खींच के इधर वो अगेंस्ट और फॉर ऐसे करके, मतलब कि टेबल बना के कर सकते हैं। देखो, वैसे तो कोई ऐसा कहीं फॉर्मेट गिवन नहीं है कि टेबल में नहीं कर सकते, बट मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करो टेबल फॉर्मेट में, क्योंकि पेज का साइज ही इतना बड़ा नहीं होता कि आप उस पर टेबल बनाओ और अच्छे से उसको वहां अरेंज कर पाओ। ज्यादा बेहतर है फॉर, पॉइंट्स लिखे आपने, ठीक है, 5-6 पॉइंट्स लिखे, फिर देन अगेंस्ट, फिर 5-6 पॉइंट्स लिखे,
ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर ये भी समझो कि हमें वो 3 पेजेस भी कवर करके दिखाने हैं एग्जाम में। मतलब वहां पर भी एग्जामिनर ऐसे देखता है कि यार इसने तो तीनों पेज फिल भी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं इसके जो नंबर्स वर्ड्स हैं वो लिमिट है वो कम ही रही होगी, क्योंकि वो काउंट तो करेगा नहीं, वो बस ऐसे ही तो देखेगा कि अच्छा ये भी पूरा तीनों पेजेस भरे हुए हैं तो लिमिट्स पूरी की है, वर्ड लिमिट पूरी की है। अगर आप उसे टेबल फॉर्मेट में करोगे तो वो शायद 2 पेज में ही खत्म हो सकता है आंसर। ठीक है, तो ओके टोटल आप सर। फॉलो सर, करो। सर वो एक सर बोल रहे थे, वो हर्षित शर्मा करके है, तो वो बोल रहे थे कि मैंने टेबल फॉर्मेट में किया था और आप टेबल में ही करना, उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जब पूछा मैंने, देखो देखो देख प्रियंका, कई मतलब हजारों टॉपर्स हैं, ठीक है, हजारों टॉपर्स हैं, सालों सालों से निकल रहे हैं, तो किसी की कुछ एडवाइस होती है, किसी की कुछ एडवाइस होती है, कोई कंक्रीट नहीं है कि मतलब हम ये करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पर जो मेजोरिटी कर रही है उस पर फोकस करो। अब देखो मैंने टेबल ओके में सर। कहा, अब आप किसी टॉपर ने टेबल में कहा, गलत नहीं है, पर थोड़ा सा चीज को समझो कि आपके लिए क्या सूटेबल है और ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर टॉपर क्या कह रहे हैं। ओके सर। सर एक डाउट और है। हम्म। सर मैंने हिस्ट्री की नहीं है, मैं हिस्ट्री ऐसे स्किप भी कर देती हूँ कि आता ही नहीं है, कहीं से भी पढ़ लो। तो अब मैं हिस्ट्री आपके नोट से कर लूँ? मेरे पास नोट्स हैं, आपके जो नोट्स है ना आपके, मैं उससे कर लूँ? सफिशिएंट है, बस अभी वही करो और कुछ मत करो। मेरे पास सारे नोट्स हैं आपके, मैं आपके सारे नोट्स, मैं आपके नोट से कर रही हूँ और एनसीईआरटी कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। बस ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लिया, आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए अगर आपने ढंग से किया है तो। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। हाँ। ओके सर। सर ये थैंक यू सर। ज्योग्राफी का ओके सेशन जो आप आज ले रहे हैं सर, ये क्या रेगुलर बेसिस पे होगा सर? रेगुलर रखा जाए। यस सर, ज्योग्राफी इज मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंक्रीट टॉपिक सर, जहाँ मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ सर ये स्कोरिंग भी है और थोड़ा सा डाउटफुल भी हो जाता है सर कभी कभी। 18 से 20 क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा अवॉर्डिंग है सर। यस सर, ठीक है, एंड बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी इवन सर सीडीएस वगैरह में भी सर मैथ्स और साइंस के बाद जो सीडीएस, एफकैट एंड सीएस। मेजर परसेंटेज है सर वो ज्योग्राफी का ही है। ठीक है, हिस्ट्री बहुत वेरी कर जाती, कभी एंशियंट मेडिवल आ जाएगा ज्यादा, कभी मॉडर्न आ जाएगा ज्यादा, तो हिस्ट्री पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते सर। मेरा जो कंक्रीट सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी एक यही है सर। थोड़े बहुत डायनेमिक मतलब वल्नरेबल टॉपिक्स हैं जो सर जैसे आज आपने बताया रॉक्स के बारे में, तो हम्म। इतना इन डेप्थ नहीं गया था। हाँ सर ये एलिमेंट्स वाला पता था, जैसे ये हम्म। जो अभी आपने फॉर्मेशन वाला बताया था सर वो नहीं पता था, तो एक दो टॉपिक ऐसे मिल ही जाते हैं ज्योग्राफी में जो हम्म। थोड़े नए होते हैं और कभी कभी क्वेश्चन उन्हीं से पूछ लेता है पूछ बाई लेता है, चांस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या ये रेगुलर बेसिस पे मिल सकती हैं सर ये वाली क्लासेस सर? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि रेगुलर क्या तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ ज्योग्राफी रखें या सबके मिक्स रखें, कि कुछ सर हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, कभी ज्योग्राफी और साइंस सर काफी पहले तो मटेरियल। ज्योग्राफी ही मैं चाहूंगा सर, क्योंकि वो मतलब ज्यादा मार्क्स दे रही है। फिर साइंस उसके बाद, क्योंकि साइंस हम लोग कर भी सकते हैं सर, 9th और 10th की मेजर कंस्टिट्यूएंट है, फिर उसके बाद कहीं 11th 12th आता है। ठीक है, बाकी सर सर जैसे आपको बाकी ठीक ठीक है यश। हाँ सर, बिल्कुल। पहले पिलर कवर कर दो आप, जो पिलर है यस एग्जाम। सर, अगर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी ना तो सर ये काफी हेल्पफुल रहेंगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए सर। क्योंकि जो अभी जैसा कंटेंट रहा है सर आपका, मोस्ट ऑफ द चीज ये क्या है, समझ में काफी आया और हेल्पफुल काफी है सर, काफी हेल्पफुल है सर ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो एक काम करेंगे, जैसे एक टॉपिक तो नहीं, क्योंकि मेरा प्रेडिक्ट द पेपर में यही रहता है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, जैसे पॉलिटी में भी अभी मैं निकालूंगा आपके लिए, हिस्ट्री में भी निकालूंगा, तो सबका डिस्कशन करेंगे। और रेगुलर की जहाँ तक बात करें ना हम लोग, तो एक काम करते हैं कि यार अभी के लिए ना वीक में 2 सेशन रख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी ये सारी रिसर्च करने में 1 2 3 3 दिन चाहिए होते हैं बाकी सारे काम के साथ साथ। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वीक में 2 सेशन रख लेते हैं अपने मई मंथ के लिए। देन जून आएगा तो मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, ये चलेगा, वीक में 2 रख लें। वे ट्यूसडे और फ्राइडे। यस सर श्योर, कोई दिक्कत नहीं सर। अंडरस्टूड डेज सर। आप डिसाइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं टाइमिंग, सर। अच्छा टाइमिंग ठीक है सबके लिए, 9 9 बजे, यस सर, हाँ सर। टाइमिंग ठीक है सर। यस सर। किसी का सर कोई टाइमिंग बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, तो वीक में 2 सेशन कर लेंगे, मैं डेट वगैरह आपको बता दूंगा और टॉपिक इसी तरीके से लेकर आएंगे कुछ ना कुछ बढ़िया। ठीक है, ये करते हैं फिर यश और गौरव, है ना, बाकी सब लोग। थैंक सर यू एक सो मच। सवाल यस एक सर, पूछने थैंक मेरे यू पास सर। में। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। सर ये मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता हूँ सर? मैं तो रहता नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने आया था। कोई जी दिक्कत सर। नहीं यार, ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन में भी ना देखो 2 चीज़ है, एक चीज़ मैं बता दूं, तो जैसे जो ऑफलाइन पेपर होता है वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ आपको ऑनलाइन ग्रुप में, जो आपका टेस्ट सीरीज का ग्रुप है उसमें उसकी पीडीएफ चली जाती है। वो पीडीएफ अगर मान लो घर में बैठ के लगाना है तो पीडीएफ डाउनलोड करो, ओएमआर शीट भी दी हुई है, डाउनलोड करो, लगा लो। इनकेस आपको
एप्लीकेशन पे चाहिए तो उस वहां आपको एप्लीकेशन का एक्सेस भी दिया हुआ है, तो ऐप पर मिल जाती हैं चीजें। तो जैसे है आप सर। लगे ऑनलाइन में कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। सर ये टॉपिक को लेके अगर एक सजेशन मैं देना चाहूँ तो ऐसे हम्म। टॉपिक पिकअप कर सकते हैं जो जिनके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जैसे ये वाला चैप्टर था रॉक्स एंड मिनरल्स, इनमें ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आपने बोला वैसे ही 35 के अराउंड कितने क्वेश्चन आएंगे, तो प्रायोरिटी वाइज इसको दे सकते हैं कि पहले ये चैप्टर आ गया वैसे तो ही इसका करेंगे कर सुशांत। लेते हैं। वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे, क्योंकि अगर वैसे करने चले तो यार 100-150 क्लासेस चली जाएंगी, मतलब वो तो पूरा सिलेबस खत्म करने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही सेशंस निकालेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हों, जो प्रिडिक्टेबल हो। मतलब मैं वही चीज आपके सामने यार लेकर आता हूँ, क्योंकि आप भी अपना टाइम दे रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो वही करें जो हिट करे ज्यादातर। ठीक है, ठीक है। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 का भी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। अगर थोड़ा सा यहाँ से मैं फ्री होता हूँ तो पेपर 2 पर भी काम करेंगे अभी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यार ये चीजें क्लियर होंगी। कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो, फिर सेशन एंड करते हैं ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को पेपर 1 में दिक्कत नहीं है सर, पेपर 2 में मेरे को कंफ्यूजन है कि कहाँ से शुरू करूँ। लाइक मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और हम्म। इस साल मैं स्किप कर रही हूँ, यूपीएससी नहीं दे रही। तो हम्म। मेरे को प्रॉपरली केपीएफ देना है, तो मेरे को पेपर 2 के लिए बता दीजिए सर, मैं कहाँ से क्या करूँ। पेपर 2 के लिए देखो यार, पेपर 2 के लिए जैसे इस समय जिसकी भी कोई समस्या है ना, ये चीज समझो कि पेपर 2 में एक एक है कंटेंट, कंटेंट पार्ट, दूसरा है आपका आंसर राइटिंग पार्ट, और तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। ये तीन चीजें हैं, तीन पिलर हैं पेपर 2 के। ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं। अब कंटेंट पार्ट सबसे पहला पार्ट है। अब ये कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए इस समय। ये गलती मत कर देना। देखो इस समय तो आप ये मान के चलो कि कोई भी चीज बनाने से ज्यादा कहीं अगर मिल जाए तो उसको उठाओ और रटना शुरू करो, क्योंकि बनाने बैठोगे महीना लग जाएगा। कहीं से मिल जाएगा तो आपका हफ्ते 10 दिन में आप उसको रट रटा के खत्म कर दोगे। ठीक है, तो जी सर। एक तो आपको कंटेंट कहीं से निकालना है। अब जैसे अपना अचीव सीएपीएफ का भी कंटेंट है पेपर 2 का, तो वो आप अगर देखना चाहो तो एप्लीकेशन पे कुछ डेमो क्लासेस है, वहां पर देखना। समझ में आए तो आपने ले लिया, नहीं तो किसी और कहीं पर भी जिसका भी समझ में आए। तो पेपर 2 का कंटेंट रेडी कर लो। अब कंटेंट में भी 18 थीम्स हैं, ठीक है, जो आपको तैयार करनी है, 18 थीम्स। उसके बाद साथ में जो सेकंड पिलर है आंसर राइटिंग। अब देखो जैसे फ्री की बात करें तो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस के लिए 2 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाता है ओपन चैनल पर। लिखो जी सर। बैठ के, जैसे ही टॉपिक आ रहा है 2 बजे इसीलिए दिया जाता है क्योंकि टाइमिंग आपका एग्जाम में वही रहता है। बैठकर लिखो, उसको तैयार करो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर इवेल्युएशन, अब कहीं पर भी इवेल्युएशन होगा उसके लिए आपको पेड प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो वो जी आपको सर। देखना है कि वो कैसे करना है। ठीक है, तीसरी सर चीज आ लाइक। जाती है तीसरी चीज आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखो ये दो चीज कोई भी इंस्टीट्यूट अपने एंड से दे सकता है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं आपको इवेल्युएशन दे सकता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पार्ट पर आपको खुद लगना होगा। कोई भी टॉपिक आया, कहीं से भी पढ़ा, कोई थीम देख रहे हो, सोचो बैठ के। ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग करो। बंद कर दिया सिस्टम, फिर सोच रहे हो, दोस्त से डिस्कस कर रहे हो, ये थोड़ा प्रोसेस करो और स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक है, मेहनत मत करने बैठ जाना भी कि सब कुछ खुद बना रहे हो। समझ में आया? जी सर। जी सर लाइक आप अब जैसे देते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं, एक रिपोर्ट होती है या ऐसे होता है जो भी होता है, तो उसका पहले हम कंटेंट तैयार करें या फिर डायरेक्ट सोचना ही शुरू कर दें और लिखें पहले कुछ। देखो कंटेंट तो आपका सब मतलब आपके पास रेडी होना चाहिए। तैयार करना नहीं है, आपके पास रेडी होना चाहिए। अब तो बस टॉपिक सामने आया, थोड़ी सी 1 या 2 मिनट की जब लिखते हैं एग्जाम में तो इस तरीके से लिखते हैं कि 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और फिर उसको लिखना शुरू करा, और 15 से 18 मिनट में पूरा का पूरा इससे खत्म। ये एग्जाम में अप्रोच होती है। समझ में आया? जी सर, एक बार थीम बता दीजिएगा सर, अगर यूट्यूब पे आप बना सकते हैं तो फिर। टीम यूट्यूब पर है, आप एक बार स्क्रॉल करना ना। 18 जी थीम्स नाम से एक वीडियो है, सिमरन मैम ने बनाई है। तो उसमें 18 थीम का पूरा डिस्कशन दिया हुआ है। अचीव सीएपी पे भी सर्च करोगे ना, 18 थीम सिलेबस पेपर 2 मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके सुशांत। ठीक है यार, सेशन तो ऑलमोस्ट एंड है। चलो अब कुछ लाता हूँ मैं फिर एक और नया मस्त सा बढ़िया सा टॉपिक। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ओके, गुड सेशन ओके, सर। ठीक है। हाँ, गुड नाइट। हाँ, ध्यान में रखो थैंक अपना, यू और सर। रिवीजन करते रहना यार, ये सारी चीजों का जाने मत देना। यस सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सो मच।
ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर कोशिश करूंगा इसको प्रोवाइड कराने की, बट आप लोग लाइव आकर ही लेना, ठीक है ना? ये मत सोचना कि यूट्यूब पे मिल गया तो वहां से करेंगे।